में जो है मेरा ये फोकस होगा कि हम स्मॉलर एस्टिमेशन को समझें और इसकी इम्पोर्टेंस को समझें और ये क्यों और कैसे यूज़ होता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। So the outline of the talk will be the United Nations goals and the SDG indicators and their importance. And we will discuss some background of similarity estimation and why similarity estimation is important and when to use similarity estimation and basic notations of similarity estimation. And then we will discuss the direct method of similarity estimation. I will start with Sustainable Development Goals. That consists of 17 goals, starting from no poverty, zero hunger, and good and well-being, good health and well-being. That is the SDG on which we are working. और बेसिकली ये सारे SDGs है जो जिनकी बेस पर हम कहना चाह रहे हैं कि इन SDGs की बेस पर कोई बंदा पीछे न रह जाए अक्रॉस द ग्लोब। तो ये यूनाइटेड नेशन का गोल है कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई बंदा भूखा ना सोए, कोई पॉवर्टी ना हो। पॉवर्टी मींस जो हर कंट्री का अपना पॉवर्टी लाइन होता है और वो ग्लोबल पॉवर्टी लाइन होता है, उससे बिलो कोई जिंदगी ना गुजारें और सबके पास क्लीन वाटर हो और सैनिटेशन हो। तो ये बेसिकली जितनी भी रिसर्चेस होती है वो इन SDGs के इर्द घूमती है। बेसिकली जितनी भी रिसर्च दुनिया में हो रही है तो कहीं ना कहीं जाके इनमें से किसी SDG को और टारगेट कर रहा होता है। तो मेरा जो फोकस है वो गुड हेल्थ एंड वेलबींग है, बट यू कैन वर्क ऑन एनी ऑफ दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मेंशन्ड हियर। आजकल जो है पाकिस्तान में क्लाइमेट एक्शन के ऊपर बहुत बड़ा फोकस हो रहा है। सो डेट इज 13th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इन गोल्स के ऊपर आप लोग काम कर सकते हैं। बट जब हम इन गोल्स में से फॉर एग्जांपल मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 के ऊपर जाता हूँ, डेट इज आवर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो उसमें फिर टारगेट्स आ जाते हैं, डिफरेंट टारगेट्स। टारगेट 1 है, 3.1 है, टारगेट 3.2 है, टारगेट 3.3 है। तो ये ओवरऑल टारगेट 3.1 ओवरऑल वेलबींग को टारगेट कर रहा है। टारगेट 3.2 जो है वो 5 years मोटिलिटी को जो है वो टारगेट कर रहा है और कुछ टारगेट जो है वो मैटरनल मोटिलिटी को टारगेट कर रहा है। तो ये विथ इन हेल्थ आपके पास फिर डिफरेंट टारगेट्स है कि ये टारगेट्स अचीव करना है अप टू 2023। तो इनको मजीद उन्होंने फिर इनको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के नाम से भी इनको मतलब दोबारा उनकी क्लासिफिकेशन की है। तो बेसिकली हम बात करते तो एसडीजीज के अंदर इंडिकेटर्स आते हैं। फिर अगर हम इंडिकेटर्स के अंदर देखें तो इंडिकेटर्स के अंदर हमारे पास टारगेट्स के अंदर इंडिकेटर्स आते हैं बेसिकली। आप यहाँ पे देख सकते हैं SDGs, टारगेट्स एंड देन इंडिकेटर्स। तो SDG 3 की हम बात करते हैं तो SDG 3 क्या है? गोल 3 डेट इज इंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रोमोट वेलबींग फॉर ऑल एजेस। तो इसके अंदर अगर हम टारगेट 3.1 ले लें, सो डेट इज रिड्यूस द ग्लोबल मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो टू लेस देन 70%, 70 पर 1 lakh live births, that is the target, and the indicator is maternal mortality ratio. सो ये जो है मदर्स जिनको मैटरनिटी के ड्यूरेशन में, जैसे डिलीवरी से प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी और डिलीवरी के चंद हफ्तों तक जो है उसको मैटरनल मोर्टेलिटी कंसिडर किया जाता है। और वो उसकी वजह से हो कि मैटरनल कम्प्लिकेशन की वजह से, यानी उसकी बर्थ से रिलेटेड जो कम्प्लिकेशन है उनके लिहाज से उनकी डेथ होती है। डेट इज कॉल्ड मैटरनल मोर्टेलिटी। सो डेट इज बेसिकली 3.1.1, डेट इज वन गोल। तो ये एक इंडिकेटर को आप एस्टिमेट कर सकते हैं, डेट कैन बी ए रिसर्च। तो इसी तरह आप ये एक गोल के अंदर हम एक टारगेट और एक इंडिकेटर लिया। आप इसी एक टारगेट के अंदर डिफरेंट इंडिकेटर्स है। अगर आप देखें तो यहाँ पे गोल 3, इंडिकेटर 3.1, 3.2, 3.2। ये 3.1 जो है वो टारगेट 3.1 से रिलेटेड है। 3.2.1
ये टारगेट 3.2 से रिलेटेड है। तो इसी तरह ये आगे जा रहे थे, इससे रिलेटेड दो इंडिकेटर्स है। इसी तरह टारगेट 3.3 से रिलेटेड आपके पास एक दो तीन 5 इंडिकेटर्स है मेरे ख्याल में। 3.3.5 इसमें शो है। तो ये आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं 231 indicators addressing all the 169 targets and ensure that the indicators reflect the reality. सो इनमें आप किसी के ऊपर भी काम कर सकते हैं। इवन आप देख सकते हैं कि कंप्लीट जो SDG हैंडबुक है वो यहाँ पे मैंने इसका लिंक दिया हुआ है। सो व्हाट SDG इंडिकेटर्स एंड डेटा डिसेग्रीगेशन। अब इनका डेटा डिसेग्रीगेशन के साथ क्या ताल्लुक है? डेटा डिसेग्रीगेशन का क्या मतलब है? डेटा डिसेग्रीगेशन का मतलब यह है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिकेटर SDG इंडिकेटर्स शुड बी डिसेग्रीगेटेड वेयर एवर रिलेवेंट बाय इनकम, सेक्स, एज, रेस, एथनिसिटी, माइग्रेशन स्टेटस, डिसेबिलिटी स्टेटस और एंड जियोग्राफिक लोकेशन। इनके लिहाज से बेसिकली हमें डेटा को डिसएग्रीगेट करना है कि कौन से ग्रुप में कितने परसेंट लोग हैं जो कि फॉर एग्जांपल हम पॉवर्टी की बात करें या हम मैटरनल मोर्टलिटी की बात करें, तो मैटरनल मोर्टलिटी रेट जो है किस एज ग्रुप में ज़्यादा है या किस जियोग्राफिक एरिया में ज़्यादा है या किस माइग्रेटरी स्टेटस है लोगों की, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो उसको हमने देखना है। डेट इज कॉल्ड डेटा डिसेग्रीगेशन। यानी हम स्मॉलर जो है ग्रुप्स यानी डोमेन लेवल पे जाके हम एस्टिमेट करना चाहते हैं इनके प्रेवलेंस को, ताकि हमें एक रियल पिक्चर पता चले कि वाकई में कौन सा ग्रुप जो है वो सफ़र कर रहा है। तो that is the goal of sustainable development goal and data disaggregation. This statement was made by a General Assembly resolution 68 to 61 in January 2040। तो अब डेटा डिसेग्रीगेशन की बात करें तो यहाँ पे अब तक जो हमारे पास डेटा डिसेग्रीगेशन की ज़रूरत पड़ती है किन इंडिकेटर्स के लिए और किन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए, फिर किन इंडिकेटर्स के लिए और किस लेवल पे डेटा डिसेग्रीगेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है, वो इसके एक इन्होंने एक मैप बनाई हुई है। वो आप यहाँ से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ वी टारगेट SDG 3, तो ये इसके इंडिकेटर्स है। यहाँ पे ये जो सेकंड लेवल पे अगर नज़र आ रहे, फर्स्ट लेवल पे आपके पास SDG से 17, उसके बाद आपके पास इंडिकेटर्स है। इसमें 97 इंडिकेटर्स की बात हुई है, बाकी इंडिकेटर्स यहाँ पे शो नहीं हुए। तो इसमें अगर देखें तो यहाँ पे SDG 3 के बाद करें तो ये आपको 6 यानी मेल फीमेल के लिए अलग हमें इनके इंडिकेटर्स चाहिए, एज ग्रुप्स के लिहाज से चाहिए, हमें वेल्थ जो या इनकम के लिहाज से चाहिए, और हमें एजुकेशन के लिहाज से चाहिए, और हमें अर्बन रूरल के लिए भी चाहिए। इवन हमें रेस और एथनिसिटी के लिए भी हम देख सकते हैं। तो ये हमें डिसएग्रीगेटेड लेवल डेटा हमें किस लेवल पे चाहिए वो यहाँ पे उन्होंने एक जस्ट मैप बनाई हुई। इसके अलावा भी डिसएग्रीगेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, बट दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि आप किस किस लेवल पे जो है इन इंडिकेटर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस इज एन स्मॉल एग्जांपल कि स्मॉल एरिया एस्टिमेशन क्या होती है। आप इसमें दो पिक्चर्स देख रहे हैं, दो मैप्स देख रहे हैं। पाकिस्तान का मैप है जो कि इसमें अगर देखें तो इसमें हाईलाइट हुआ है प्रोविंसेस। ये हमारे पास 5 या 6 प्रोविंसेस जो जितने भी हमारे पास बन रहे हैं, लेकिन इनको कहते हैं हम ब्रॉडर एरिया लेवल एस्टिमेशन। अगर हमें हमारे पास मोस्टली जो है डेमोग्राफिक हेल्थ सर्विस में हमारे पास डेटा हमें प्रोविंस लेवल पर मिल जाता है, या इवन अर्बन और रूरल लेवल पे भी हमें मिल जाता है, यानी दो ग्रुप्स में। हाँ, और इनको कहते हैं रीजन कहते हैं। उन्होंने बेसिकली 16 रीजन्स बनाए हुए हैं। अगर हम पाकिस्तान डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे की बात करें तो उसमें 16 ग्रुप्स है, यानी 8 रीजन्स है। आपके 4 प्रोविंसेस है, फिर फेडरल, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, फाटा, उनको मिला के 8 रीजन्स बनते हैं। 8 रीजन को अर्बन और 8 रीजन का रूरल, तो टोटल हमारे पास 16 रीजन्स बनते हैं। सो डेट आर बेसिकली दी एरियाज, इनको हम डोमेन कहते हैं, उनको प्लान डोमेन कहते हैं। प्लान डोमेन मींस दे वर इंक्लूडेड इन सैंपलिंग डिज़ाइन, कि उन्होंने मतलब ऑलरेडी सैंपलिंग डिज़ाइन में शामिल किया कि इस रीजन से या इस
रीजन ही कहते हैं। इस रीजन से हमने इतने सैंपल लेना है, इस रीजन से इतने सैंपल लेना है। और उसके बाद उन्होंने क्लस्टर, हर स्टेटा के अंदर उन्होंने क्लस्टर सैम्पलिंग यूज़ की है। क्लस्टर सैम्पलिंग मीन्स यूनियन काउंसिल का, पहले यूनियन काउंसिल सेलेक्ट किए, फिर उन यूनियन काउंसिल के अंदर से हाउस होल्ड सेलेक्ट किए। डेट इज कॉल्ड टू स्टेज सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड टू स्टेज सैम्पलिंग। पहले स्ट्रेटिफाइड किया बाई रीजन, एंड देन टू स्टेज सैम्पलिंग के थ्रू उन्होंने सैंपल सेलेक्ट किए। तो जो आपको पाकिस्तान डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे के रिपोर्ट्स मिलेंगे, वो डेटा आपको मिलेगा प्रोविंस लेवल पे। बट द डिस्ट्रिक्ट्स आर वर नॉट प्लान टू में। डिस्ट्रिक्ट से डेटा लिया हुआ है, हर डिस्ट्रिक्ट से डेटा हमारे पास मोस्टली आए हुए हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़ के बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट्स का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। बट उनको सैम्पलिंग डिज़ाइन में शामिल नहीं किया गया। तो जब हम उनके उनके लिए जब हमें एस्टिमेट चाहिए, तो हम डायरेक्ट एस्टिमेशन करेंगे। तो हमारे पास सैंपल साइज बहुत ही स्मॉल होगा, और हमारे पास जो है जो एस्टिमेट्स आएंगे वो अनरिलायबल होंगे, क्योंकि हमने इनको सैम्पलिंग स्कीम में शामिल नहीं किया। तो ये जो एस्टिमेशन है, ये इन्फेंट सर्वाइवल्स है, प्रोपोर्शन ऑफ इन्फेंट सर्वाइवल्स, जो कि इन्फेंट यानी विथ इन 1 ईयर, जिन जो बच्चे सर्वाइव हुए, कितने परसेंट जो है बच्चे विथ इन 1 ईयर सर्वाइव हुए 1 साल के अंदर, तो उनका प्रोपोर्शन है। तो मोस्टली अगर देखें तो आपको रेट नज़र आ रहे हैं, यानी 0.9 0.95 के अराउंड अबाउट है मोस्टली वैल्यूज। तो ये बेसिकली मेरा अपना ही पेपर है, जो कि सबमिट किया हुआ एक पेपर मैंने पब्लिश किया। जो सेकंड पेपर है सिमिलरिटी एस्टिमेशन, जिसमें 4 स्ट्रेटजीज मैंने प्रपोज किए थे, वो अभी मैंने सबमिट किया हुआ है। So this is just a map where we can see district level prevalence of सर्वाइवल है, आप इसको कह सकते हैं सर्वाइवल रेट, आप कह सकते हैं हर डिस्ट्रिक्ट्स में। तो ये जो सेकंड जो मैप आपको नजर आ रही है, डेट इज small area estimation. Basically we perform small area estimation as we have unplanned movements. तो small area estimation की definition क्या है? Small area estimation refers to a set of statistical techniques used to produce reliable estimates, like for population mean, population total, population proportion, population rate, for small geographic areas or population subgroups. इसमें जब स्मॉल एरिया की बात करते हैं, लोगों के जहन में फॉरन जियोग्राफिक एरियाज आता है, हालांकि ज़रूरी नहीं कि जियोग्राफिक एरिया हो हमेशा। आप जियोग्राफिक एरिया के साथ साथ आप एज के ग्रुप्स ले सकते हैं, डेमोग्राफिक ग्रुप्स ले सकते हैं, डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ रेस, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, इन टर्म्स ऑफ आप ले लें लैंग्वेज ले लें, जैसे हमारे वहाँ पे इथनिसिटी कहते हैं जिसको। तो उस हवाले से हमारे पास हम हर ग्रुप्स में चेक कर सकते हैं कि उनके करेक्टरिस्टिक क्या है। डेट इज where the sample size is too small for direct survey estimates to be accurate. ये similarity estimation की definition है. This is just a set of procedures, statistical methods used for such type of data. When we are performing analysis for subgroups, सबग्रुप हमारे पास टारगेट हो, और हमारे पास सबग्रुप्स में सैंपल साइज इनफ ना हो, जो कि हम डायरेक्ट एस्टिमेशन के थ्रू एस्टिमेट ना कर सके। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल वी हैव ए नेशनल हेल्थ सर्वे फॉर डायबिटीज प्रेवलेंस। तो अगर हम बात करें नेशनल लेवल पर, हम डायरेक्ट एस्टिमेट अप्लाई किया एंड दैट इज रिलायबल ड्यू टू इनफ सैंपल साइज। जैसे हमने प्रीवियस बात की कि हम प्रोविंस लेवल पे एस्टिमेट निकाल रहे, तो हमारे पास इनफ सैंपल साइज है, तो हमारे पास जो भी एस्टिमेट होगा डेट वुड बी रिलायबल। अब रिलायबिलिटी की कैसे पता चलेगा? ये फॉर एग्जांपल प्रिवेलेंस है हमारे पास 0.10 एंड एट वी कॉल 10%, एंड स्टैंडर्ड एरर इज 0.005। इसका स्टैंडर्ड एरर बहुत ही कम है। दिस इज जस्ट हाइपोथेटिकल डेटा, कोई रियल डेटा नहीं है। एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 5% ओनली। तो यहाँ से इसमें देखें तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 5% है। लेकिन जब हमने यही एस्टिमेट 2 डिस्ट्रिक्ट के लिए निकाला, डिस्ट्रिक्ट ए और डिस्ट्रिक्ट बी के लिए, तो डिस्ट्रिक्ट ए में देखें आपके पास डायरेक्ट एस्टिमेट 20% प्रेवलेंस है इस डिस्ट्रिक्ट में, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर इसको देखें तो ये 40% है। इट इज टू मच, यानी 40% वेरिएशन है इसमें।
तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है बेसिकली, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई, यहाँ पे हम स्टैंडर्ड एरर की बात करते हैं, डिवाइड बाई ट्रू प्रोपोर्शन एंड मल्टीप्लाई एस्टिमेटेड प्रोपोर्शन मल्टीप्लाई बाई 100। सो इससे हमें पता चलता है कि 40% है, डेट इज टू मच। और सेकेंडली डिस्ट्रिक्ट बी में डायरेक्ट एस्टिमेट प्रेवलेंस बहुत कम है, लेकिन स्टैंडर्ड एरर उस हिसाब से ज्यादा है, 0.01 है। तो यहाँ पे भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपके पास 25% बन रहा है। तो इन दोनों में हमें फिर से मलेरिया एस्टिमेशन की जरूरत पड़ेगी। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम, यहाँ पे जो एस्टिमेट्स वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं अक्रॉस सैंपल्स। अगर हम सैंपल मजीद मतलब बार बार हम रिपीट सैंपल करें तो इसमें कितने परसेंट वेरिएशन आ रही है, 40%। और नीचे वाले में 25% वेरिएशन आ रही है। लेकिन अगर हम नेशनल लेवल पे देखें तो सिर्फ 5% वेरिएशन है। सो मोस्टली जो है रिकमेंडेड ये है कि 20% से बिलो एबो अगर आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आता है, देन यू शुड गो फॉर स्मॉल एरिया एस्टिमेशन instead of relying on direct estimates. These are some examples of small area estimation in public health. ये तो कुछ पेपर्स है, if you people are interested you can learn. चाइल्ड हेल्थ आउटकम की एस्टिमेशन पे काम किया है इसमें। फर्स्ट अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के ऊपर काम किया है जोटिक एट al ने। एंड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इट्स कॉल्ड ASD, इस पे भी काम किया है। ओवरवेट एंड ओबेसिटी के ऊपर भी काम किया है। इसके ऊपर हम भी काम कर रहे, स्टंटिंग के ऊपर। आई थिंक ये हमजा भी इस पे इसके ऊपर काम कर रहा है। एंड एडल्ट हेल्थ के ऊपर भी इसी तरह इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर काम हो रहे हैं। इसमें HPV वैक्सीनेशन रेट है पाकिस्तान में, हमने ओवरऑल वैक्सीनेशन कवरेज को हम एस्टिमेट कर रहे हैं using small area estimation. So these are some examples of small area estimation in for SDG 1. So these are basic terms used in small area estimation. जब हम स्मॉल एरिया एस्टिमेशन की तरफ आते हैं तो आपको बेसिक टर्म्स का आपको पता होना चाहिए कि आप का एक टारगेट इंडिकेटर होता है। टारगेट इंडिकेटर वो इंडिकेटर होता है जिसको हम एस्टिमेट कर रहे हैं, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है, या इन्फेंट प्रोपोर्शन ऑफ इन्फेंट सर्वाइवल है, या कोई भी आप इसी तरह की पॉपुलेशन क्वांटिटी ले लें डेट इज अननोन एंड वी आर इंटरेस्टेड इन एस्टिमेटिंग डेट विथ इन सर्टेन डोमेन, डेट इज कॉल्ड टारगेट इंडिकेटर। और पॉपुलेशन यूनिट्स को हम आई से डिनोट करते हैं, आई वेरी फ्रॉम 1 to n। मोस्टली इसको हम जे से डिनोट करते हैं, आई को एरिया से डिनोट करते हैं बेसिकली। दिस इज जस्ट मिस्टेकन, इसको हम जे से डिनोट करते हैं और आई हमारे पास बल्कि आई हमारे पास पॉपुलेशन यूनिट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ बुक्स में आई जो है एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, यहाँ पे हमने डी जो है आप सब पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी आपके पास फॉर एग्जांपल 10 डिस्ट्रिक्ट है तो डी वेरी फ्रॉम 1 to 10, और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे पास फिर इंडिविजुअल या हाउस होल्ड हमारे पास सैम्पलिंग यूनिट है तो वो वेरी करेगा। मोस्टली हमारे पास जो प्राइमरी सैम्पलिंग यूनिट आप कह लें, अगर हम क्लस्टर सैम्पलिंग की बात कर रहे हैं तो डेट इज आवर एरिया। एंड सेकेंडरी सैम्पलिंग यूनिट हमारे पास यूनिट्स विथ इन एरिया। पॉपुलेशन साइज को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉपुलेशन को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यू बेसिकली एक सेट है जिसमें पॉपुलेशन यूनिट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ यूनिट्स। और डी सब पॉपुलेशन, यूडी यानी उसी पॉपुलेशन के सब पॉपुलेशन। और अगर आप देखें तो U1 U2 U3 U, आपके पास 10 डिस्ट्रिक्ट है तो उन तमाम का यूनियन जो है वो इस यू के बराबर होना चाहिए। यानी ये सारे ये यूडी सबसेट ऑफ यू। और सैंपल साइज को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और एरिया स्पेसिफिक सैंपल साइज को हम NI से रिप्रेजेंट करते हैं या ND से। इसी तरह S है और इसी तरह SD है। S सैंपल को रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ यूनिट्स इन सैंपल, एंड SD सब set of units in सैम्पलिंग यूनिट्स इन डोमेन D, और D हमारे पास 1 to D जा रहे हैं। आपको क्वेश्चन के लिए टाइम मिलेगा, आई थिंक हैंड रेज किया, हम इसको ऊपर मजीद आएंगे, इसको डिस्कस करेंगे। बट
इसको हम स्मूथ चलाएंगे क्योंकि इसको रिकॉर्ड करके फिर दूसरों ने भी सुनना है, तो हम मजीद इंटरप्शन नहीं चाहते। बाद में आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया जाए। एंड वाई आई इज टारगेट इंडिकेटर, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आ, अगर हम पॉपुलेशन टोटल की बात करते हैं, वी रिप्रेजेंट इट विथ वाई आई। इसको वाई डी होना चाहिए, वाई नॉट वाई आई, इसमें मिस प्रिंट है। इट शुड बी वाई डी। वाई आई हमारे पास बेसिकली सैम्पलिंग यूनिट की हम बात करते हैं, ith यूनिट वाई की वैल्यू ऑफ वाई फॉर ith यूनिट, डेट इज कॉल्ड वाई आई। एंड वाई डी पॉपुलेशन टोटल या कोई भी आपके पास हो सकता है। एक्स आई जे, वी हैव सेट ऑफ कोवेरिएट्स। लेकिन जब हम एक्स और वाई की बात करें, तो वाई हमेशा हमारे पास रिस्पॉन्स वेरिएबल है, जिसको हम जिस वेरिएबल को हम स्टडी कर रहे हैं। जैसे हमने एग्जांपल में डिस्कस किया मैटरनल मोर्टलिटी, तो मैटरनल मोर्टलिटी का वेरिएबल कैसे होगा, डेट विल बी एन इंडिकेटर। फॉर एग्जांपल इफ द woman has died, then the value of yi will be 1, otherwise 0। so उससे हम just prevalence estimate कर सकते हैं। that will be a binary variable yi। लेकिन एक्स आई जो है उसी मतलब इंडिविजुअल के दूसरे करेक्टरिस्टिक जो कि हमारे पास हम एज्यूम करते हैं हमारे एस्टिमेशन में कि वो पॉपुलेशन लेवल पे भी हमारे पास नॉन है। डेट आर called covariates or auxiliary information in some books, predictors in machine learning term, तो वो different terms यूज करते हैं। यहाँ पे हमने covariates की बात की है। फॉर थीटा डी, और थीटा डी लिख लें या इसको वाई बार डी लिख लें, डेट इज basically the target indicator or target quantity basically we are trying to estimate, that is called theta d। और इसमें फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन मीन भी हो सकता है, पॉपुलेशन टोटल भी हो सकता है, पॉपुलेशन रेट भी हो सकता है, रेशियो भी हो सकता है, इन तमाम को बेसिकली। लेकिन जब हम रेट या रेट की तरफ जाते हैं, एस्टिमेशन ऑफ रेट की, तो थोड़ा सा इसमें वो लीनियर एस्टिमेटर नहीं रह जाता, तो उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट टेक्निक है। सिमिलरिटी एस्टिमेशन के लिटरेचर में आपको पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए उन्होंने कॉम्प्लेक्स एक इंडिकेटर बनाया हुआ है, डेट इज कॉल्ड FGT एस्टिमेटर। तो उसमें आप प्रोपोर्शन डिफाइन कर सकते हैं, उसमें आप मीन डिफाइन कर सकते हैं, उसमें आप रेशियो भी डिफाइन कर सकते हो, हेड काउंट रेशियोज। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी से जो कि हम आगे लेक्चर्स में हम यूज़ करते रहेंगे। आप मोस्टली आप में से जो स्टेटिस्टिक्स बैकग्राउंड के आप लोगों को ये पता होगा। So the direct method is the simplest method used for similarity estimation, जो कि बेसिकली दिस इज नॉट ए similarity estimation, दिस इज डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जैसे हम स्ट्रेटिफिकेशन के लिए करते हैं कि हमारे पास, लेकिन स्ट्रेटिफिकेशन और इसमें डोमेन एस्टिमेशन का थोड़ा सा डिफरेंस है। स्ट्रेटिफिकेशन में हमारा टारगेट ओवरऑल मीन को एस्टिमेट करना है। आफ्टर we first stratify data and find their means, and then combine them using a weighted method to get the overall mean। तो हमारा टारगेट मोस्टली उसमें कंबाइंड मेथड है, सेपरेट रेशियो मेथड है, वो डिफरेंट मेथड्स है। बट हमारा टारगेट वहाँ पे कंबाइंड मीन को निकालना है। लेकिन डोमेन एस्टिमेशन में आपका टारगेट उस डोमेन के मीन को निकालना है, न कि कंबाइंड मीन को। हमारा इंटरेस्ट कंबाइंड मीन में नहीं है, तो उसको कहते हैं डोमेन एस्टिमेशन। तो ये डायरेक्ट मेथड है, दिस इज जस्ट काइंड ऑफ हावर्ड्स थॉमसन एस्टिमेटर। मीन हम कह सकते हैं इसको, जो कि उसी सैंपल का डेटा हमारे पास है, उसी डोमेन का डेटा हमारे पास अवेलेबल है सिर्फ, और उसी की बेस पर हम उस डोमेन का मीन निकाल रहे हैं। SD बेसिकली सैंपल डेटा इन डोमेन डी, और WI जो है वो वेट है, वेट एसोसिएटेड विथ डेट यूनिट। फॉर एग्जांपल यूनिट 1 के लिए वेट 1 होगा, और वेट बेसिकली हावर्ड्स थॉमसन जो सजेस्ट करता है वो इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी का इन्वर्स है। और इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी क्या है, ये भी आप में से लोग डिफरेंट लोगों को ऑलरेडी पता होगा, तो मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया था। इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी हमारे पास एक यूनिट जो है वो कितने टाइम जो है, अगर हम रिपीटेड सैम्पलिंग करें तो कितने टाइम वो सैंपल में इंक्लूड हो रहा है, डेट
और उसको हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल पे डिवाइड करते हैं, तो डेट इज कॉल्ड इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी। लेकिन सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी उससे थोड़ा डिफरेंट है। सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी में एक यूनिट के सैंपल में सिलेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे जो WI है, डेट इज इनवर्स ऑफ इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी। और वेट क्या होता है, बेसिकली सैम्पलिंग में वेट का कंसेप्ट है कि एक इंडिविजुअल, यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 यूनिट्स है एक पॉपुलेशन में, उसमें से हम 10 इंडिविजुअल को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो एक इंडिविजुअल कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 10 इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेट इज कॉल्ड वेट ऑफ यूनिट 1। एक यूनिट का वेट कितना है? 10 है। तो इसमें हम इक्वल वेट दे रहे हैं सबको, डेट इज कॉल्ड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। लेकिन अगर हमारे पास यूनिट्स का जो है सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटीज डिफरेंट हो और इंक्लूजन की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट हो, तो फिर डिफरेंट वेट असाइन होगा। तो एक यूनिट फॉर एग्जांपल उसका वेट ज़्यादा हो सकता है फॉर पॉपुलेशन, और दूसरे यूनिट का वेट कम हो सकता है। तो वो बेसिकली जब हमारे पास कम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर होता है तो फिर हम वेट को इंक्लूड करते हैं। अदरवाइज अगर हमारे पास सिंपल सैम्पलिंग हो, एक ही स्टेज पर कोई स्टेजेस इन्वॉल्व ना हो, कोई स्ट्रेटिफिकेशन इन्वॉल्व ना हो, देन वी कैन गो विथ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट वेट। तो ये डायरेक्ट एस्टिमेटर है पॉपुलेशन मीन का फॉर वेटेड डेटा, एंड दिस इज द वेरिएंस ऑफ वेटेड डेटा। और इस पेपर में आपको इसके बारे में डिटेल मिल सकता है, हार्वर्ड एंड थॉमसन 1952, जर्नल ऑफ अमेरिकन स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन। तो डायरेक्ट एस्टिमेटर के प्रोज एंड कॉन्स क्या है? प्रोज ये है कि इसमें कोई मॉडल के एज्यूमेशन आपको जरूरत नहीं है कि आपको एक्स और वाई के दरमियान कोई रिलेशनशिप अज्यूम करें, इसकी जरूरत नहीं है। और कंप्यूटेशन जो है वो सिंपल है। सैम्पलिंग वेट को आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, और इसको बेंचमार्किंग भी आप कर सकते हैं। बेंचमार्किंग का ये मतलब है कि अगर आप तमाम एरिया के मीन को ऐड करें, उनका एवरेज लेना है बेसिकली, डेट शुड बी इक्वल टू और टोटल मीन ऑफ ओवरऑल एरिया। या आप फॉर एग्जांपल हमारे पास हम प्रोविंस लेवल पे एस्टिमेशन कर रहे हैं, तो तमाम डिस्ट्रिक्ट का अगर हम मीन निकालें और उन मीन का दोबारा मीन निकालें, डेट शुड बी इक्वल टू द मीन ऑफ डेट प्रोविंस। डेट इज कॉल्ड बेंचमार्किंग। ये बेसिकली हम हमारे एस्टिमेटर्स को चेक करने के लिए हम ये मेथड करते हैं, डेट इज कॉल्ड बेंचमार्किंग। यहाँ पे इनको डी पे डिवाइड भी करना है, जस्ट सम करके नहीं ना, सम करके इनको डी पे डिवाइड भी करना है, यानी तमाम मीन का सम डिवाइड बाई डी, डेट शुड बी इक्वल टू वाई बार डायरेक्ट। तो ये हम इजीली कर सकते हैं अपने इस मेथड में। लेकिन जब हम रिग्रेशन मेथड या कोई दूसरे मॉडल बेस्ड मेथड अप्लाई करेंगे, तब बेंचमार्किंग मुश्किल हो जाती है। एंड कॉन्स क्या है? हाईली सेंसिटिव टू एरिया स्पेसिफिक सैंपल साइज, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर 20% से ग्रेटर हो, फिर हम इसको रिलायबल नहीं कह सकते, कि डायरेक्ट एस्टिमेट्स हमारे पास रिलायबल नहीं होता, फिर हमें सिमिलरिटी एस्टिमेशन की तरफ जाना पड़ता है। You can find detail about similarity estimation in Rao and Molina। ये पेपर है similarity estimation की, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमजा से, आप में से जो इंटरेस्टेड है उनके साथ शेयर करें। हमारे पास ग्रुप में बहुत से लोग हैं, लेकिन इस मीटिंग में सिर्फ 9 लोग हैं। हम सिर्फ उन लोगों से शेयर करेंगे जो मीटिंग अटेंड करें या जो इंटरेस्टेड हो, क्योंकि बुक को फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करना भी अच्छी बात नहीं है। This is an intellectual property of someone। So जब हम मॉडल बेस की तरफ जाते हैं, देन वी हैव टू टाइप ऑफ एस्टिमेशन मेथड्स। वन इज एरिया लेवल एंड द सेकंड इज यूनिट लेवल मेथड। यूनिट लेवल मेथड में क्या है कि हमारे पास जो ऑक्सिलरी डेटा होता है वो यूनिट टेबल पे अवेलेबल होता है। यानी मॉडल बेस्ड की जब हम बात करते हैं, तो हम बेसिकली हम रिग्रेशन मॉडल्स फिट करते हैं, और हम उन एरियाज के लिए एस्टिमेट फाइंड करने की कोशिश करते हैं जिनमें सैंपल साइज बहुत स्मॉल हो या सैंपल साइज जीरो हो। तो हम उनको मॉडल के थ्रू प्रेडिक्ट करते हैं उन वैल्यूज को, और उनकी जगह हम जो हमारे पास वेरिएबल्स, मतलब यूनिट की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, उनको हम प्रेडिक्ट करके उनकी जगह हम रिप्लेस करेंगे, एंड वी गेट द फाइनल एस्टिमेट। तो उसके लिए हम दो तरह के मॉडल अप्लाई कर सकते हैं, एक यूनिट लेवल मॉडल और एक एरिया लेवल मॉडल।
तो रिग्रेशन मॉडल की जब हम बात करते हैं, तो अगर हम कोई भी रिग्रेशन मॉडल हम यूनिट लेवल पे फिट करते हैं, यूनिट लेवल मींस हमारे पास डेटा है एक्स का भी और वाई का भी, ये सैंपल के लिए यूनिट लेवल पर, यूनिट फॉर एग्जांपल हमारे पास हाउस होल्ड्स है और एरिया हमारे पास डिस्ट्रिक्ट्स है, जस्ट एन एग्जांपल। तो हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है, एक्स और वाई दोनों की इंफॉर्मेशन सैंपल के लिए अवेलेबल है यूनिट लेवल पर। लेकिन ये दोनों में हो सकता है, इधर भी और इधर भी। लेकिन मसला हमारे पास पॉपुलेशन लेवल का डेटा है, पॉपुलेशन लेवल का डेटा जो है कि हमें या तो किसी सेकेंडरी सोर्स से मिलेगा, या हमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड से मिलेगा, या हमें सेंसस से मिलेगा। तो वो डेटा अगर हमारे पास यूनिट लेवल पे अवेलेबल हो, देन वी विल गो फॉर यूनिट लेवल एस्टिमेशन। अगर वो डेटा हमारे पास सिर्फ डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अवेलेबल हो, जैसे पाकिस्तान में हमने कोशिश की डेटा एक्सेस लेने की, जो ऑक्सिलरी डेटा फॉर एग्जांपल जिसमें हाउस होल्ड की कैरेक्टरिस्टिक है डिफरेंट, तो वो हमें यूनिट लेवल पे नहीं मिला, बल्कि हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो डेटा मिला है पाकिस्तान के 150 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के साइड से। तो उस सूरत में हम फिर एरिया लेवल मॉडल यूज कर सकते हैं, ना कि यूनिट लेवल मॉडल। तो हमें पहले ये डिसाइड करना है कि आपने सवाल एरिया एस्टिमेशन यूज करना है या नहीं करना। फिर अगर करना है, देन यू नीड टू डिसाइड वेदर यू आर adopting a unit level model or an area level model. सो इसको मैंने यहाँ पे एक जस्ट डिसीजन ट्री के फॉर्म में प्रेजेंट किया है, क्या, ताकि आपको समझ आ जाए कि हाउ टू डिसाइड whether we need to use unit level model or area level model, or this similar estimation is not applicable. So we need to just ask some questions first, कि हमने ये पूछना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड और सेंसस डेटा अवेलेबल है या नहीं है। इफ यस, देन वी नीड टू चेक कि उसमें जो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड या सेंसस में जो हमारे पास डेटा है, को वेरिएट्स है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, और आपके जो सैंपल में वाई और एक्स है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो एक्स और वाई की रिलेशनशिप है सेंसस और पॉपुलेशन के लिए सेम है या नहीं है। अगर सेम ना हो फिर आप यूज नहीं कर सकते। तो अगर अगर सेम हो, देन यू कैन यूज यूनिट लेवल मॉडल। और अगर नहीं है, देन you can again ask whether you can link household across census and survey। देखो, एक तो एग्जैक्ट यूनिट पे यूनिट से रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगा, अगर वो ना हो तो फिर आप लिंक कर सकते हैं। लिंक कैसे कर सकते हैं? प्रोपेंसिटी स्कोर मैचिंग के थ्रू, कि वो उन लोगों को आप मैच करें जिनकी एज सेम हो, सेक्स सेम हो, इथनिसिटी सेम हो। तो इस 3-4 वेरिएबल को लेके आप डेटा को मैच भी कर सकते हैं। जो आपका डेटा एक सोर्स में है और दूसरे सोर्स में, उन दोनों को मैच कर सकते हैं। तो इस तरह का एग्जैक्ट मैच हो रहा हो, देन अगेन आपके पास डेटा आ जाएगा, वो यूनिट लेवल का आ जाएगा। देन अगेन यू कैन यूज यूनिट लेवल मेथड। और अगर वो भी ना हो, देन आप चेक करें कि आपके पास एरिया लेवल पे इंफॉर्मेशन है या नहीं है। अगर आप उनको एग्रीगेट करते हैं एरिया लेवल पे, तो आपके पास एरिया लेवल पे कोई डेटा बनता है कि नहीं बनता एक्सलेट इंफॉर्मेशन का, फॉर इवन नॉन सैंपल्ड यूनिट्स एज वेल। तो वो अगर बनता है आपके पास, फिर आप एरिया लेवल मॉडल आप फिट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो भी आपके पास नहीं है, फिर आप ऐसे ही आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो सिमिलरली, आपके पास अगर डेटा हो किसी और सोर्स से, फॉर एग्जांपल सेकेंडरी सोर्स है, या कोई लार्जर आपके पास दूसरा सर्वे है, उसके लिए उसके पास उसका डेटा आपके पास अवेलेबल हो। जैसे हम जब काम करें तो हमारे पास, हमने PSLM का जो डेटा है वो एक लार्ज सैंपल साइज पे कंडक्ट हो रहा है, तो हमने उस डेटा को लिया। तो उस डेटा का और आपके जो DHS का डेटा है, या कोई जो सर्वे आप यूज कर रहे हैं उसका डेटा है, उन दोनों के सोर्सेज को मैच करें, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को मैच करें। अगर डिस्ट्रीब्यूशन मैच कर रहे हैं, देन यू कैन गो फॉर, फिर आपने दोबारा चेक करना है कि वो आपके पास मैच कर रहा है, तो फिर आप यूनिट लेवल एस्टिमेशन कर सकते हैं। अगर मैच नहीं कर रहा, फिर आपने उसको एरिया लेवल पे देखना है कि एरिया लेवल पे आपके पास कोई इसी तरह की इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट बन रही कि नहीं बन रही। अगर बन रही है, फिर आप दोबारा एरिया लेवल मॉडल यूज करें। अगर वो भी नहीं बन रही, देन यू कैन स्किप डेट। फिर आप स्मॉल एरिया एस्टिमेशन यूज नहीं कर सकते। तो स्मॉल एरिया एस्टिमेशन यूज करने से पहले आपने इन क्वेश्चंस को अपने जहन में रखना है कि आपके पास डेटा अवेलेबल है कि नहीं है। अगर अवेलेबल है,
तो किस लेवल पे है, और अगर आपके पास किसी खास लेवल पे डेटा है, तो आपने ये भी देखना है कि उन की जो डेटा की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, या आप कह सकते हैं वाई और एक्स की जो रिलेशनशिप है, वो आपकी पॉपुलेशन और सैंपल दोनों को मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर मैच कर रहे हैं, देन यू कैन फिट ए मॉडल। बेसिकली हम रिग्रेशन मॉडलिंग में हम जब बात करते हैं, तो हम एक्सटर्नल वैलिडिटी की बात करते हैं ना मॉडल की। तो मॉडल जो है वो एक्सटर्नल वैलिड होना चाहिए, कि आपने जो मॉडल फिट किया है आपके सैंपल के लिए या आप ट्रेनिंग पार्ट के लिए, वो आपके जो नॉन सैंपल पार्ट है उस पर भी फिट होना चाहिए। अगर उन दोनों में डिफरेंस है, यानी जो वाई और एक्स में जो रिलेशनशिप है दैट इज डिफरेंट फॉर द टू सोर्सेस, देन वी कान गो विथ यूनिट लेवल मॉडलिंग। और उसमें हम फिर देखेंगे कि एरिया लेवल पे हमारे पास ऐसा डेटा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर एरिया लेवल पे बन रहा है, देन वी कैन गो फॉर एरिया लेवल मॉडलिंग। अगर एरिया लेवल पे भी ऐसी कोई फिजिबिलिटी नहीं है, देन यू कांट यूज स्मॉल एरिया एस्टिमेशन एट ऑल। So I think that is a brief introduction of similarity estimation and how we can use similarity estimation for sustainable development goals. मेरे ख्याल में आज के लिए मैंने इतना ही तैयार किया था। हालांकि हमने पिछले सेशन में स्टार्ट किया था, उस के हवाले से, ब्लब के हवाले से कुछ मेथड्स हमने पढ़े थे, बट आज मैंने सोचा कि नए लोग आए होंगे तो हम नए सिरे से स्टार्ट करें। बट पार्टिसिपेशन रेट मेरे ख्याल में कम है, लोग इतने नहीं आए। ग्रुप में तो काफ़ी लोग थे, बट दे आर जस्ट ज्वाइन द ग्रुप, नॉट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग। लेकिन बेसिकली हमारा मकसद ये नहीं कि बहुत से लोगों को ला के इधर कोई, मतलब हमने पैसे कमाना है, ऐसा हमारा कोई इंटेंशन नहीं है हमारी। हम अपनी लैब जो मेरे साथ काम कर रहे थे लोग, मैंने उनके लिए ये एक सीरीज, वेबिनार सीरीज स्टार्ट किया था। फिर हमजा ने कहा कि हम इसको मतलब मज़ीद लोगों से भी शेयर कर सकते, ताकि मज़ीद लोग आके इसमें सीखें। तो मैंने कहा कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। हमने तो वैसे भी हमने टाइम देना है, तो हम मज़ीद लोगों को भी शामिल करेंगे, तो उनका भी फ़ायदा होगा। बट जो लोग आएंगे हम उनको वेलकम कहेंगे, और जो इस पे काम करना चाहें हमारी तरफ से जो भी हो सकता है हम की हेल्प करेंगे। और कोशिश करेंगे कि इस सीरीज को हम कम से कम 5-6 महीने तक इसको ले जाएं, ताकि इसके बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं